तो अब ये हमने क्वेश्चन करना है। यस सर। 8-19 है आपके पास, तो इसमें हमें जो 96% एक्सेप्टेंस रीजन हमें गिवन है, और हमें जो सैंपल का साइज है वो गिवन है 50। तो हमने पार्ट ए में, ये आपका अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को जो है इसके डायग्राम करना है। तो अब जैसे पार्ट ए पर आ जाएं, तो इसमें क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास 96% है, तो जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है हम उसको पहले मालूम करते हैं। 100 माइनस 96 वो 4% है। अच्छा, अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं जो सैंपल साइज है आपके पास वो ग्रेटर देन 30 है, सैंपल साइज जो है आपके पास वो 50 है। तो इसमें सैंपल साइज क्योंकि ग्रेटर देन 30 है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्मा आपको मालूम है ना मालूम है, दोनों सूरतों में हम Z डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड, हम पहले हमने अल्फा बता दिया, फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। अब आ जाए पार्ट ए पर। अब पार्ट ए में जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास किस फॉर्म में है, नॉट इक्वल टू। तो इससे पता चल रहा है कि ये टू टेल टेस्ट है, मतलब अगर जो डिफरेंस होगा वो 36.5 से ज्यादा हो या कम हो, दोनों सूरतों में नॉट इक्वल टू की बात पूरी होगी, तो हमारे जो रिजेक्शन रीजन होगा वो दोनों टेल में होगा। तो जो रिजेक्शन रीजन होगा विल बी डिवाइडेड इक्वली इन टू टेल्स। तो अब क्योंकि रिजेक्शन रीजन 0.04 है, तो ईच टेल विल हैव एरिया ऑफ 0.02। हर टेल में जो एरिया होगा वो 0.02 होगा। तो अब हम जो है क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं, अब Z की वैल्यूज निकालते हैं जो एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करेंगी। तो एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास क्योंकि 96% है 0.96, तो इसका मैंने हाफ कर लिया 0.48। तो हाफ से मुझे कौन सा एरिया मिल गया, ये जीरो के राइट हैंड साइड पर ये जो ब्लू पोर्शन है ये एरिया मुझे मिल गया। तो मैं Z के टेबल में जाऊंगा और उसमें ये मैं प्रोबेबिलिटी 0.48 या इसके क्लोजेस्ट में सर्च करूंगा। ये काम आप पहले बहुत कर चुके हैं, आप खुद जाके वेरीफाई कर लें। तो वहां से जो Z है वो मुझे मिल गया 2.05। तो अब मुझे जो क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई, यानी Z सब C का मतलब ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव 2.05 है और एक नेगेटिव -2.05 है। तो ये मैंने इसकी डायग्राम बना दी है, Z डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर ये दोनों टेल्स में जो आपके पास रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, इसमें दोनों टेल्स में एरिया डिवाइड हुआ है। टोटल अल्फा 0.04 था, तो 0.02 राइट टेल में, 0.02 लेफ्ट टेल में। ये एक्सेप्टेंस रीजन 96% था, 0.96। और ये जो क्रिटिकल वैल्यूज थी जो ब्लू और रेड पोर्शन को सेपरेट कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट कर रही है, मैंने टेबल से पढ़ ली 2.05। इसी तरह आज इसका पार्ट बी है। अब पार्ट बी जो है आपके पास, पार्ट बी में आपको देखें, अब जो पार्ट बी में जो आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया वो किस फॉर्म का है, म्यू इज ग्रेटर देन 36.5। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है आपके पास, ये कौन सा आपके पास टेस्ट होगा। इसमें रिजेक्शन रीजन जो है किस टेल में होगा, राइट टेल में होगा, ये राइट टेल टेस्ट है। तो इसमें जो रिजेक्शन रीजन है विल बी इन राइट टेल या अपर टेल में होगा आपका जो रिजेक्शन रीजन है। जो क्रिटिकल रीजन है आपका वो अपर टेल में होगा, और इसमें जो राइट टेल है उसमें सारे का सारा आपका रिजेक्शन रीजन का एरिया अल्फा होगा 0.04। तो इसकी जो डायग्राम है वो मैंने ये बना दी है। इसमें ये राइट टेल टेस्ट है, तो सारा रिजेक्शन रीजन 0.04 वो राइट टेल में है। ये लेफ्ट, ये रेड कलर से मैंने शो किया, ये रिजेक्शन रीजन है। ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है 96% 0.96 ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो मुझे ये क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन मार्क है Z डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फिर मैंने क्या, यानी एरिया बिटवीन जीरो एंड क्वेश्चन मार्क, जीरो और क्वेश्चन मार्क, ये राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है इसको Z टेबल से पढ़ने के लिए मुझे ये एरिया मालूम करना है। तो अब ये एरिया कितना होगा, तो आपको पता है जीरो के राइट हैंड साइड पर ये जो टोटल एरिया आपके पास ये 0.5 है। इस 0.5 में से अगर आप ये रेड पोर्शन वाला एरिया 0.04 माइनस कर दें, तो ये जीरो के राइट हैंड साइड पर ये जो पोर्शन है इसका एरिया आ गया 0.46। समझ में आ गई बात है, किसका एरिया निकाला। तो अब इस 0.46 एरिया को हम Z टेबल में जाके सर्च करते हैं 0.46 एरिया या इसके क्लोजेस्ट। तो Z टेबल से ये वैल्यू मुझे मिल गई 1.75। तो ये क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास आ गई। ZU का मतलब है कि ये अपर टेल में मेरे पास Z की वैल्यू है, ZU Z इन अपर टेल, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो ये मेरे पास आ गई 1.75। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसी तरह अब आ जाएं आप, ये आपके पास जो है, हाँ यहां तक बात क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हेलो हेलो। जी सर। अच्छा जी सर आ रही। अच्छा, अब इसमें आ जाए। अब इसमें अब फर्ज करें, अब ये आपके पास ये वाला है सी वाला, सी टाइप का। इसमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ म्यू इज लेस देन 36.5। हाँ, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको या नहीं हो रही। जी सर हो रही, चली गई, दोबारा चली गई।
सर नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो, एक मिनट। जिशान अजहर। सर ये जीशान नहीं है। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, ये जीशान तो सर तस्वीर के साथ आया था पहले। जीशान तो है नहीं, ही नहीं ये इसमें तो। अभी जो मतलब कर रहे थे वो जिशान अजहर, अब हो सकता है उन्होंने नाम इख्तियार किया हो तो उनको मैंने रिमूव कर दिया है। अभी तो कोई वो और है नहीं। सर, अभी किसी और हाँ, आईडी से एक आ मिनट रहे एक मिनट। हैं। ये एक नहीं है सर, जीशान नहीं हो सकता वो। उसकी तस्वीर लगी हुई है बाकायदा, इस पे तस्वीर ही नहीं है। सर ये आधी क्लास में चले जाते हैं सर। एक मिनट, ये जो आपको पता है मेरी जो मीटिंग है ना, जी जी। और उसके ऊपर मतलब किसी ने मालवेयर का अटैक किया ना, तो मैं उसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो स्क्रीन वगैरह भी जो है ना। सर क्या किया है? मालवेयर। हाँ, स्क्रीन आ ऐसे रही है। सब। जी सर, आप आओ। जी सर, अभी आ रही। क्लास में कितने सारे बच्चे गायब हैं। अच्छा, अब इसमें जब पार्ट सी है आपके पास, इसमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखें वो उसकी फॉर्म क्या है, म्यू इज लेस देन 36.5, लेस देन टाइप का है। तो ये कौन सा आपके पास टेस्ट होगा, टू टेल्ड होगा या वन टेल्ड होगा? लेस देन है तो ये वन टेल्ड होगा। अब वन टेल्ड में कौन सा होगा, राइट टेल्ड होगा या लेफ्ट टेल्ड होगा? तो लेफ्ट लेस देन जो है वो कौन सी साइड पर होता है, राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो ये आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो इसमें जो आपका रिजेक्शन रीजन होगा विल बी इन लेफ्ट टेल। जो आपका क्रिटिकल रीजन होगा वो सारे के सारा लेफ्ट टेल में होगा। यानी आपकी जो लेफ्ट टेल होगी उसका जो एरिया होगा वो अल्फा के बराबर होगा, 0.04। जैसे ऊपर जो राइट टेल टेस्ट था तो उसमें जो आपका रिजेक्शन रीजन था वो राइट टेल में था, और राइट टेल में आपका एरिया था 0.04। अब ये जो आपका टेस्ट है लेस देन टाइप का, लेफ्ट टेल टेस्ट है, आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ्ट टेल में है। तो ये जैसे मैंने इसकी डायग्राम दिखाई हुई आपको, ये आपके पास ये लेफ्ट टेल है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है जो रेड पोर्शन से दिखाया, और इसका एरिया सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा के बराबर है 0.04। और ये जो राइट हैंड साइड पर आपके पास ब्लू पोर्शन है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अब हमने ये जीरो और ये जो क्वेश्चन मार्क है, अब मुझे जेड टेबल से क्रिटिकल वैल्यू मैंने पढ़नी है। तो क्रिटिकल वैल्यू पढ़ने के लिए मुझे ये जीरो और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन मार्क है ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना। तो ये एरिया मैं किस तरह निकालूंगा? तो अब मुझे पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टोटल एरिया है जीरो के लेफ्ट पर, ये आपके पास है 0.5। तो इस 0.5 में से अगर ये जो लेफ्ट टेल में जो रेड पोर्शन वाला एरिया 0.04, इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये आपको एरिया मिल जाएगा विच इज बिटवीन जीरो एंड दिस क्वेश्चन मार्क, ये आपको मिल गया 0.46। तो अब इसको मैं टेबल में जाके पढ़ लेता हूँ। मुझे पता है सिमेट्री की वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया वही राइट हैंड साइड पर एरिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि जो z होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो मैं z टेबल में जाता हूँ और z टेबल से मैं ये एरिया 0.46 है इसके क्लोजेस्ट जो है मैं सर्च करता हूँ। इसको आप खुद z टेबल आपके पास है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो z आपको मिल गया 1.75। तो क्योंकि z क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए हमने माइनस अपने पास से लगा दिया, -1.75। तो ये मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू ये कौन सी टेल में, अपर टेल में या लोअर टेल में? ये क्योंकि लोअर टेल में लेफ्ट टेल की तरफ लोअर टेल। तो इसलिए मैंने Z सब L लगाया। L का मतलब है ये लोअर साइड पर है, ठीक है। तो जैसे ऊपर राइट टेल जो टेस्ट मैंने लिया था उसमें जो क्रिटिकल वैल्यू थी Z की वो अपर टेल में थी, तो उसमें मैंने उसको Z सब U लिखा था, ये बताने के लिए कि ये क्रिटिकल वैल्यू अपर टेल में है, राइट टेल में इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ्ट टेल में है, लेफ्ट टेल टेस्ट है तो Z नेगेटिव होगा। तो ये बताने के लिए कि Z लोअर टेल में, लेफ्ट टेल में, मैंने इसमें Z सब L लगाया है, ठीक है। ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू। तो समझ में आया हमने इसको किस तरह सॉल्व किया है। अब बिल्कुल इसी टाइप के ये क्वेश्चन है 820, इसको मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसमें भी यही करना है कि आपने फॉर द फॉलोइंग केसेस
specify which probability distribution to use in सर a स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर, सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर। हाँ ये सही है, क्लियर है? हाँ एक मिनट ठीक है, सर, आया ही नहीं। आ आप गई। ठीक। अच्छा जी तो सर। अब 820 में आपको ये डिसाइड करना है इन केसेस में कि आप कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करने के लिए आप कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करेंगे, Z डिस्ट्रीब्यूशन या T डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। अब आ जाइए 821 है आपके पास, तो इसमें है कि योर नल हाइपोथेसिस इज दैट द बैटरी फॉर ए हार्ट पेसमेकर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 300 डेज। तो जो हार्ट पेसमेकर है उसकी जो बैटरी की एवरेज लाइफ है वो 300 डेज है आपके पास। ये आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, H0 इज इक्वल टू 300 डेज। तो विद द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप क्या ले रहे हैं, बीइंग दैट द बैटरी लाइफ इज मोर देन 300 डेज, बैटरी लाइफ इज मोर देन 300 डेज, ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो ये किस टाइप का टेस्ट होगा, ये 2 टेल टेस्ट होगा या 1 टेल टेस्ट होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ रहा है बैटरी लाइफ इज मोर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन टाइप का जो टेस्ट होता है वो 1 टेल टेस्ट होता है। और कौन सी टेल उसमें आएगी, राइट टेल आएगी या लेफ्ट टेल आएगी, राइट टेल टेस्ट होगा या लेफ्ट टेल टेस्ट होगा? हाँ बताएं, मुझे बताएं। मोर देन, हाँ कौन सा टेस्ट होगा? सर राइट हैंड। राइट टेल टेस्ट होगा। तो ये राइट टेल टेस्ट हम करेंगे। अच्छा, तो यू आर द क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर फॉर द बैटरी मैन्युफैक्चरर। तो पार्ट ए में आपसे पूछ रहा है कि वुड यू रादर मेक ए टाइप 1 और ए टाइप 2 एरर? तो आप कौन से एरर प्रिफर करेंगे करना, टाइप 1 या टाइप 2 एरर? अच्छा, टाइप 1 एरर आपके पास क्या होती है? टाइप 1 एरर होती है रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो फर्ज करें कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी आपकी जो बैटरी लाइफ है वो 300 डेज की है, और आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट आपके पास जो दूसरा अल्टरनेटिव वो ये है कि जो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो मोर देन 300 है। तो अब अगर फर्ज करें जो आप बैटरी यूज करते हैं साहब, वो हार्ट के पेशेंट के लिए जरूरी है, अगर उसकी जो लाइफ टाइम है वो 300 से कम हो, तो क्या इससे उन पेशेंट्स को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ हेलो हेलो। अगर बैटरी लाइफ जो है हार्ट पेशेंट के लिए उसका 300 आवर्स होना जरूरी है, तो अब अगर बैटरी जो यूज कर रहे हैं हार्ट पेशेंट वो अगर उसकी लाइफ 300 से कम है, तो क्या आप ये मिस्टेक करना चाहेंगे या नहीं? मतलब क्या आप चाहेंगे कि जो बैटरी लाइफ हो वो 300 से कम हो? अगर 300 से कम होगी तो जाहिर बात है उनकी लाइफ के लिए ये नुकसानदेह चीज होगी ना। बैटरी लाइफ अगर एटलीस्ट 300 है या 300 से ज्यादा है, अगर ज्यादा भी है तो कोई मसला नहीं है, 300 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप किस चीज को प्रिफर करेंगे? आप ये प्रिफर करेंगे कि बैटरी लाइफ जो है वो 300 से ज्यादा हो, या एटलीस्ट 300 और 300 से कम ना हो। तो जो टाइप 1 एरर है आपके पास, टाइप 1 एरर क्या होती है? रिजेक्टिंग H0 बैट इन इज ट्रू, तो विल रिलीज ए बैड बैटरी। तो अगर आप टाइप 1 एरर करते हैं, यानी अगर आप टाइप 1 एरर में फर्स्ट करें तो आपकी जो बैटरी लाइफ है। हेलो हेलो जी सर। ये कौन था ये? सर ये आप ना देखें, डुप्लीकेट नाम से जो भी आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखें यहाँ एक सेकंड। अच्छा, अब इसमें देखें टाइम टाइप 1 एरर में आपके पास क्या है कि अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आप वो ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है कि जो एवरेज बैटरी की जो लाइफ है वो 300 डेज है। तो अब अगर फर्ज करें आप टाइप 1 एरर करते हैं और कोई बैटरी है उसकी जो लाइफ है एक्चुअली वो 300 डेज है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर उसमें कोई ऐसी बैटरी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसकी जो लाइफ है आपके पास वो 300 डेज ना हो, उससे कम हो। तो इस तरह एक बैड बैटरी जो है वो आप सेल के लिए रिलीज कर देंगे, विच कुड हैव वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर द पेशेंट्स हु बायज इट। तो टाइप 1 एरर अगर आप करें तो इससे बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस हो गए उन पेशेंट्स के लिए जो उसको बाय करते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बैटरी वो खरीद सकते हैं जिसकी लाइफ 300 डेज से कम हो। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें जो टाइप 2 एरर अगर आप कमिट करें, टाइप 2 एरर क्या होती है? एक्सेप्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स। आप जो है H0 को एक्सेप्ट कर लें जब वो फॉल्स हो। अब वो फॉल्स अगर है तो इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी लाइफ है वो अल्टरनेट आपका सही होगा, बैटरी लाइफ जो है वो मोर देन 300 डेज है। तो अगर फर्ज करें कोई ऐसी बैटरी जो मोर देन 300 डेज है वो आप जो है सेल करने के लिए मार्केट में आप दे देते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं होगा उन पेशेंट्स को जो उससे यूज कर रहे हैं। मसला कब होगा? जब जो बैटरी लाइफ है वो 300 डेज से कम हो।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टाइप 1 एरर है वो सीरियस कंसिक्वेंसेस प्रोड्यूस करेगी। तो आप टाइप 1 एरर के बजाय आप टाइप 2 एरर करना पसंद करेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो भी आपकी सिचुएशन है, सिनारियो होता है, उसमें आप देखते हैं कि कौन सी एरर करना मुनासिब है, टाइप 1 या टाइप 2। तो जो सीरियस कंसिक्वेंसेस है उससे बचने के लिए हम देखते हैं कौन सी एरर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके पास है टाइप 2 एरर है, हम उस टाइप 1 एरर के बजाय हम टाइप 2 एरर करना पसंद करेंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन योर आंसर टू पार्ट ए, अब पार्ट ए में जो आपका जो आंसर है, तो शुड यू यूज ए हाई और ए लो सिग्निफिकेंस लेवल। तो अब क्योंकि एज द इंजीनियर वुड बी रिलक्टेंट टू मेक टाइप 1 एरर, तो ही वुड बी रिलक्टेंट टू मेक टाइप 1 एरर, और टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि वो जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है, यानी टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी, उसको कम से कम रखना चाहेगा, स्मॉल रखना चाहेगा, ताकि उस एरर के होने के चांसेस कम से कम हो। तो इसका आंसर क्या है कि जो सिग्निफिकेंस लेवल होने चाहिए वो स्मॉल या लो होना चाहिए, ताकि टाइप 1 एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो। ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाए, अब उसके बाद यहाँ तक बात क्लियर है ना? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना यहाँ तक? यहाँ तक सर जो यहाँ भी तक चीज क्लियर है। आप, अच्छा अब यस आ सर, जाइए। क्लियर। अब और एक्सरसाइज हम करते हैं, एप्लीकेशंस। ये एक्सरसाइज मैं आपको खुद दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने थोड़ा बहुत करवा दिया है, बल्कि मैंने क्या है, द स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इंस्टॉल्ड एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, हीटर्स एंड एयर कंडीशनर्स लास्ट ईयर। तो नाउ दे वांट टू डिटरमाइन वेदर द एवरेज मंथली एनर्जी यूसेज हैज डिक्रीज्ड और नॉट। तो शुड, अब वो इसमें इंटरेस्टेड है कि जो एवरेज मंथली एनर्जी यूसेज है वो डिक्रीज हो गया है नहीं। तो वो किस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो डिक्रीज हुआ है नहीं? डिक्रीज का मतलब क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन? किस चीज में इंटरेस्टेड है वो? लेस देन में। तो इससे आपको पता चल जाएगा आप जिस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। तो आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो लेस देन टाइप का होगा। अच्छा, शुड दे परफॉर्म ए 1 और 2 टेल टेस्ट? तो क्योंकि वो डिक्रीज यानी लेस देन में इंटरेस्टेड है, तो उनको 1 टेल या 2 टेल टेस्ट में कौन सा टेस्ट करना चाहिए? 1 टेल टेस्ट करना चाहिए। If their previous average monthly energy usage was 3124 किलोवाट आवर्स, तो ये पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, ये आपकी जो है क्लेम वैल्यू है जो आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू 3124 किलोवाट आवर। और अब इस चीज में इंटरेस्टेड है कि क्या यूसेज डिक्रीज हुआ है? जाहिर आपने इंस्टॉल किया एफिशिएंट लाइट, तो वो कम होना चाहिए ना, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट आपका इस चीज में है कि जो यूसेज है वो डिक्रीज हुआ है, यानी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास वो क्या हो कि म्यू शुड बी लेस देन 3124। तो अब इसके अंदर आप 1 टेल टेस्ट यूज करेंगे, और क्योंकि ये लेस देन टाइप का है, तो ये कौन सा आपका टेस्ट होना चाहिए? ये लोअर टेल टेस्ट यानी लेफ्ट टेल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अब आ जाइए, अब उसके बाद अब आए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चीज है कि अब आ जाए, अब हम पूरा प्रोसीजर, ये सारी चीजें हमने समझ लिया, अब इनको हम यकजा करके देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको करने के कौन से स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए हम 5 स्टेप्स यूज करेंगे। तो वो 5 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से। अब ये सारी चीजें मैं यकजा करके अब मैं एक कंप्लीट हाइपोथेसिस टेस्ट के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो द 5 स्टेप्स प्रोसेस फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड स्केल। तो इसके अंदर हमें पता है कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं Z और T, हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे। तो इसलिए इसमें मैं स्टैंडर्डाइज्ड स्केल जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो हाइपोथेसिस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको 5 स्टेप्स करने होंगे। अब वो स्टेप्स की डिटेल कौन कौन से वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, अब हाइपोथेसिस टेस्ट में आपने क्या करना है, या पॉपुलेशन मीन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप पॉपुलेशन मीन के बारे में कोई क्लेम करते हैं कि म्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो उसको आपने चेक करना है। तो अब आ जाए, इसमें पहला स्टेप क्या? अब पहले स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे आपका टेस्ट 2 टेल्ड होना चाहिए या 1 टेल्ड होना चाहिए। फिर आप जो नल हाइपोथेसिस है आप उसको स्टेट करेंगे, उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको स्टेट करेंगे। ऊपर आपने जो डिसाइड किया था 2 टेल्ड या 1 टेल्ड, उसके हिसाब से। अब 1 टेल्ड में वो राइट टेल्ड है तो ये ग्रेटर देन टाइप का होगा H1, अगर लेफ्ट टेल्ड है तो ये लेस देन टाइप का होगा। और यहीं पर पहले स्टेप में आप जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारा काम आप पहले स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 है, यानी आप ये डिसाइड करें कि आपका जो टेस्ट है वो 2 टेल्ड है तो रिजेक्शन रीजन दोनों टेल में होंगे, या 1 टेल्ड है। अब 1 टेल्ड है तो रिजेक्शन रीजन किसी एक टेल में होगा। राइट टेल्ड है तो सारा रिजेक्शन रीजन राइट साइड पर होगा, और लेफ्ट टेल्ड है तो सारा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट टेल में होगा। तो आप 2 टेल्ड 2 टेल्ड आपके पास टेस्ट या 1 टेल्ड ये डिसाइड करें, नल हाइपोथेसिस बताएं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करें, और जो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा उसको सिलेक्ट करिए। तो स्टेप 1 हो गया। फिर आ जाए स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना? अब स्टेप 2 में आपने डिसाइड करना है कि जो भी आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर रहे हैं
उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, तो आप डिसाइड करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन टी यूज करेंगे या जेड यूज करेंगे। और फिर जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि टी या जेड में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होनी है, तो वहीं पे आप साथ ही उसकी क्रिटिकल वैल्यूज मालूम कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब वो वैल्यूज जो एक्सेप्टेंस रीजन को रिजेक्शन रीजन से सेपरेट करती है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या आपके पास, थर्ड स्टेप में जो भी आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जैसे अगर सैंपल मीन आप यूज करते हैं एस्टिमेटर के तौर पे पॉपुलेशन मीन के लिए, तो आप उसकी स्टैंडर्ड एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर आप उसकी जो स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्व वैल्यू है सैंपल मीन की, उसको आप स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, जेड वैल्यू में या टी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप में आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन की जो है स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे और जो भी आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है उसको आप जेड वैल्यू या टी वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको आप स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप में आप जो है स्केच बनाएंगे, यानी इसमें आप क्रिटिकल वैल्यू दिखाएंगे, एक्सेप्टेंस रीजन दिखाएंगे, रिजेक्शन रीजन दिखाएंगे, जो ऊपर के स्टेप में सब आप कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो लास्ट स्टेप होगा, सबसे आखिर का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आप जो भी आपकी क्रिटिकल वैल्यू है उसको देखकर कि आप जो अपना नल हाइपोथेसिस है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये आप लास्ट स्टेप में करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन की मदद से जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब जैसे मैं एक एक्सरसाइज से इसको समझा देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 8.4 है आपके पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 85 है। तो इसमें हिंटन प्रेस हाइपोथेसाइजेस that the average life of its largest web press is 14,500 hours। तो ये आपके पास 14,500 hours क्या है, ये उनका क्लेम है कि उनकी तमाम पॉपुलेशन का जो है पॉपुलेशन मीन है। तो ये म्यू की वैल्यू है, पॉपुलेशन मीन म्यू है 14,500 hours। तो दे नो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेस लाइफ इज 2,100 hours। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको गिवन है 2100 फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 25 प्रेसेस। ए सैंपल साइज है N25। The company finds a sample mean of 13,000 hours। A sample mean की वैल्यू x बार की at a 0.01 significance level, ये significance level alpha दिया हुआ है 0.01। तो should the company conclude that the average life of the presses is less than the hypothesized value। तो आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि जो आपकी जो वैल्यू है वो जो भी आपने क्लेम किया है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू उससे लेस है। तो लेस से पता चल रहा है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो लेस देन टाइप का होगा। तो अब स्टेप 1 में आ जाए। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कौन सा टेस्ट होगा। ये वन टेल टेस्ट है क्योंकि लेस देन की बात हो रही है, लेस देन और लेस देन है। तो इसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो होगा क्रिटिकल रीजन होगा, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। अब इसमें हम नल हाइपोथेसिस बताएंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है, हमारा क्लेम क्या है, जो म्यू है इज इक्वल टू 14,500। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो लेस देन टाइप का है कि जो म्यू है वो लेस देन 14,500 है और सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन था अल्फा 0.01। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 आ जाए। अब आप ये डिसाइड करें कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अब क्योंकि n जो है आपके पास वो लेस देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, तो फिर आप जो है z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s पता होता, फिर आप t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते। तो n स्मॉल है, लेस देन 30 और सिग्मा नोन है, तो हम z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अब जो क्रिटिकल रीजन है वो क्योंकि लेफ्ट टेल टेस्ट है तो सारे के सारे क्रिटिकल रीजन लेफ्ट टेल में है। तो जो लेफ्ट टेल है आपके पास इसका एरिया अल्फा के बराबर है जो कि 0.01 है। तो ये डायग्राम में मैंने दिखाया है रिजेक्शन रीजन है, ये z डिस्ट्रीब्यूशन है। लेफ्ट टेल में रिजेक्शन रीजन है, इसका एरिया अल्फा के बराबर है 0.01। ये एक्सेप्टेंस रीजन है, राइट हैंड साइड पे पूरा ब्लू पोर्शन, और ये जो सेपरेट कर ये रेड पोर्शन और ब्लू पोर्शन को एरिया, ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है। अब इस क्रिटिकल वैल्यू को मैं z डिस्ट्रीब्यूशन से निकालता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो एक्सेप्टेंस रीजन है इसको ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए ये जो एरिया बिटवीन 0 और क्वेश्चन मार्क है ये पोर्शन, ये एरिया में निकालता हूँ। ये एरिया में किस तरह निकालता हूँ, 0 को लेफ्ट पर ये जो टोटल एरिया 0.5 है, 0.5 में से रेड पोर्शन का एरिया 0.01 माइनस कर दिया, तो ये एरिया मेरे पास 0 और बिटवीन क्वेश्चन मार्क 0.49 आ गया। अब मैं z के टेबल में जाऊंगा, ये मैं एरिया 0.49 सर्च करूंगा, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू या आपको टेबल से z पढ़ना आता क्लेरिफाई कर ले, तो वहां से z की वैल्यू हमें मिल गई 2.33। अब क्योंकि ये z की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये नेगेटिव है, तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो लोअर हैंड पर है। ये क्रिटिकल वैल्यू हमें मुझे z की मिल गई -2.33, तो ये -2.33 क्रिटिकल वैल्यू है। अच्छा, अब आ जाए, अब स्टेप 3 का आपके पास क्या है, अब यहाँ पे जो सैंपल मीन है आप उसकी स्टैंडर्ड एरर निकाल लें। तो सैंपल मीन की स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, तो सिग्मा एक्स बार आपके पास होगा सिग्मा अपॉन √n। सिग्मा आपको गिवन था 2100, सैंपल साइज 25 था, इसको पुट करके मैंने सिग्मा एक्स बार निकाल लिया। अब आ जाए जो सैंपल मीन मैंने कैलकुलेट किया था इस सैंपल से, ये सैंपल मीन मुझे गिवन था एक्स बार। ये एक्स बार गिवन है कि जो सैंपल से आया 13,000। तो इस सैंपल मीन को अब मैं स्टैंडर्डाइज कर लेता हूँ, इसको मैं z वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसकी जो z वैल्यू है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। ये एक्स बार की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है नीचे उसका स्टैंडर्ड एरर यूज किया और ये उसका मीन यूज किया है। तो एक्स बार है 13,000
म्यू जो आपको गिवन था वो 14,500 है, वो रखा, सिग्मा एक्स बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड एरर 420, इसको रख के मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये मुझे जेड वैल्यू मिल गई -3.57। अब देखिए जो जेड वैल्यू आपने निकाली है, स्टैंडर्ड वैल्यू सैंपल स्टैटिस्टिक्स की, ये किस रीजन में है, ये किस रीजन में लाई करती है, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में? हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू थी -2.33, ये इसके लेफ्ट पर रेड पोर्शन जो है ये रिजेक्शन रीजन है, राइट पर ये पोर्शन एक्सेप्टेंस रीजन है। तो -3.57 कहां पर होगी? ये -2.33 के लेफ्ट पे यहां पे कहीं होगी ना। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है किस रीजन में है? रिजेक्शन रीजन में। अगर रिजेक्शन रीजन में होगा तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्शन में, और अगर एक्सेप्टेंस रीजन में होगा तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आखिरी स्टेप में हम अपना कंक्लूजन बताते हैं। तो अब क्योंकि एज द ऑब्जर्व्ड z वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइज इन रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन में लाई करती है, सो वी शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हमें नल हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट कर लेना चाहिए, और फिर हमें जो उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है H1 उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सो द कंक्लूजन इज, सो द एवरेज लाइफ ऑफ द प्रेसिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू 14,500 आवर्स। तो हमने क्योंकि H1 को एक्सेप्ट किया है, और H1 एक्सेप्ट करने का मतलब है हमने ये बात एक्सेप्ट करी है कि जो आपके पास जो H1 आपने क्या लिखा था कि H1 ये था कि जो म्यू है वो लेस देन 14,500, तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो ये समझ गए आप? तो इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन करा दूं ताकि उसी में ये 5 स्टेप्स रिपीट होंगे, तो आप समझ सर गए। ये भी एंड कर दें सर, 12 बज के 3 मिनट हो गए सर, 12 कसम बज से गए यार, है। अभी इसमें प्लीज सर ऑफ कर दें अभी क्लास। 5 मिनट रहते हैं, बस 5 मिनट में मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए चलो चालू करा इसमें 826 में है कि Atlas Sporting Goods has implemented a special trade promotion for its propane stove and feels that the promotion should result in a price change for the consumer. So Atlas knows that before the promotion began, the average retail price of the stove was $44.95. तो ये म्यू दिया हुआ आपको पॉपुलेशन का मीन, तमाम स्टोव की मीन प्राइस है 44.95, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज $5.75। ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको पता है। तो यहीं पे हमें पता चल गया Z डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। Atlas samples 25 of its retailers, so ये n sample size है 25, after the promotion begins and finds the mean price for the stove। उन 25 सैंपल रिटेलर से जो मीन प्राइस मिली है, सैंपल मीन x बार वो है $42.95, तो एट ए 0.02 सिग्निफिकेंस लेवल, ये अल्फा दिया हुआ है 0.02, तो does Atlas have reason to believe that the average retail price to the consumer has decreased? तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा टेस्ट आपके पास होगा, लेस देन टाइप का ना। तो अब इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि प्राइस डिक्रीज हुई है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है आपके पास। नल हाइपोथेसिस H0 क्या होगा कि जो म्यू है आपके पास वो $44.95 है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो क्या, क्योंकि हम डिक्रीज में इंटरेस्टेड है, म्यू इज लेस देन $44.95, और सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा आपको गिवन था। तो अब ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में आप डिसाइड करेंगे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो क्योंकि n लेस देन 30 है और सिग्मा नोन है, तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल वैल्यू आपके लेफ्ट टेल में है, ये मैंने डायग्राम दिखा दिए। तो जो अल्फा है सारा का सारा 0.02, ये इसका एरिया क्रिटिकल जो रिजेक्शन रीजन है उसके बराबर है, सारा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट टेल में। अब ये क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये 0 और क्वेश्चन मार्क के दरमियान ये एरिया निकालता हूँ। 0.5 में से माइनस कर दिया, 0.2 को अल्फा को 0.48 आ गया। अब मैं Z के टेबल से 0.48 है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू पढ़ ली, तो ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2.05, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव है, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई Z की -2.05। अब इस थर्ड स्टेप क्या होता है, अब सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालने और उसको स्टैंडर्डाइज कर लें। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन x बार है, सिग्मा x बार, क्योंकि पॉपुलेशन स्टॉफ की बहुत लार्ज है, तो वो सिग्मा पावर √10 सिग्मा और n रख के कैलकुलेट कर लिया। और फिर जो x बार की वैल्यू आई थी 42.95, इसकी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग Z वैल्यू निकाल ली, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सब x बार। तो x बार 42.95 है, म्यू 44.95 था, सिग्मा सब x बार ऊपर कैलकुलेट किया 1.15, तो ये आपके पास आ गई -1.74। तो अब आप जो है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन था, रिजेक्शन रीजन था, क्रिटिकल वैल्यू थी 2.05। अब मुझे बताएं ये जो आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू है ये किस रीजन में लाई करती है, रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में? -1.74 कहां पर होगी, यहां पे कहीं होगी ना, ये -2.05 से ब्लू पोर्शन में। तो क्योंकि ये Z वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है, तो इसका मतलब हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप में हमारा कंक्लूजन क्या है, हम इस बुनियाद पर बताएंगे कि एज द ऑब्जर्व्ड Z वैल्यू लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी शुड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0। तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सो Atlas डज नॉट हैव रीजन टू बिलीव दैट द एवरेज रिटेल प्राइस टू द कंज्यूमर हैज डिक्रीज्ड। ठीक है ना। तो अगर हम रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्ट करते
तो रिजेक्शन रीजन क्योंकि इस टाइप का लेस देन टाइप का है, तो उसमें कंक्लूजन होता है कि वो प्राइस डिक्रीज हो गई है। लेकिन क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज नहीं हुई है, ना ही इंक्रीज हुई है, तो जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है कि क्वेश्चन ये था कि डस अटलस हैव रीजन टू बिलीव दैट द एवरेज रिटेल प्राइस टू द कंज्यूमर हैज डिक्रीज, तो इसका आंसर है नो, अटलस डज नॉट हैव रीजन टू बिलीव दैट द एवरेज रिटेल प्राइस हैज डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये आप समझ गए। अब ये मैं आपको शीट भेज दूंगा, आगे हम इसको और क्वेश्चन करेंगे, तो याद रखें। अब ये हाइपोथेसिस टेस्ट यहाँ पे आपका तकरीबन सब हमने क्वेश्चन करने हैं, सारा हो चुका। ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, the 5 steps process for hypothesis testing। कौन कौन से 5 Okay, स्टेप है? स्टेप 1 है आपके पास कि आप ये डिसाइड करें टेस्ट 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है, 1 टेल्ड है तो राइट टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड है। नल हाइपोथेसिस बताएं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताएं, और सिलेक्ट और जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा उसे सिलेक्ट करें। स्टेप 2 में फिर आप ये डिसाइड करें कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने, टी और जेड, और फिर क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लें। थर्ड स्टेप में आप जो भी सैंपल स्टैटिस्टिक्स है उसकी स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लें और उसकी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर लें, जेड वैल्यू या टी वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। फिर स्टेप 4 में आप जो है डायग्राम स्केच करें, डिस्ट्रीब्यूशन स्केच करें, क्रिटिकल वैल्यू दिखाएं, एक्सेप्टेंस रीजन दिखाएं, रिजेक्शन रीजन दिखाएं। फिर आप देखें स्टेप 3 में जो आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू सैंपल स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडर्डाइज करी थी, उसको देखें वो किस रीजन में फॉल करती है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, उसको रिजेक्ट नहीं करें। अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो आप नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दें। बात समझ में आ रही है? जी सर, अटेंडेंस ले लें सर, एंड हो रही है नहीं, मैंने अटेंडेंस ले ली है, इसके अंदर ले ली। ओके अटेंडेंस मैंने ले ली है, ठीक है सर। जफर जो है वो भी, इनका भी मैसेज